हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन सनराइज। मिशन सनराइज में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। यह एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आते रहते हैं, अतः इसे बारीकी से समझना नितांत आवश्यक है। ग्लोब जो है पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना होता है, एक छोटा सा पृथ्वी का मॉडल होता है। ग्लोब पर ही अक्षांश और देशांतर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है। पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं खींची गई है। सुविधा की दृष्टि से ग्लोब को ही हम पृथ्वी मानकर भूगोल का अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसको हम ग्लोब मान लेते हैं और ग्लोब को जो रेखा दो बराबर भागों में बांटती है उसे हम विषुवत रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। इसी को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई यह विषुवत रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को नॉर्थ पोल यानी उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जबकि विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग को साउथ पोल यानी कि दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। इस विषुवत रेखा से ऊपर की ओर यानी कि नॉर्थ पोल की ओर 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है और इस विषुवत रेखा के नीचे की ओर यानी साउथ पोल की ओर भी 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई है। इस तरह से ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो विषुवत रेखा है इसको भी हम अक्षांश रेखा ही मानते हैं। इस तरह से ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 हो जाती है। 90 + 90 + 1 181 अक्षांश रेखाएं हो जाती है। अब इनमें कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। विषुवत रेखा के नीचे 23.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा खींची गई है उसे हम मकर रेखा कहते हैं और विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के नीचे 66.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है उसे हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं और विषुवत रेखा के ऊपर 66.5 डिग्री पर जो रेखा खींची गई है उसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। अब आइए समझते हैं देशांतर रेखा को। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। इस तरह से हमारा ग्लोब तैयार हो गया। अब इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हम समझते हैं। दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? यानी कि एक के बाद दूसरा, यानी कि विषुवत रेखा के जस्ट बाद और उस अक्षांश रेखा के जस्ट बाद, यानी कि एक के बाद एक दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? तो वो दूरी होती है 111 किलोमीटर और वो दूरी सभी जगह समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? तो वो दूरी विषुवत रेखा पर होती है। चूँकि दो देशांतर रेखाएं यहीं पर सबसे ज़्यादा फैली होती है, यानी कि विषुवत रेखा पर ही सर्वाधिक दूरी होती है जो कि 111.3 किलोमीटर होता है। यानी कि
दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ही विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ होती है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ दो देशांतर रेखाएं मिलेगी, यानी कि दोनों ध्रुवों पर देशांतर रेखाएं मिल रही है, तो ध्रुवों पर ही दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी न्यूनतम होगी। अब इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम आगे ग्लोब पर खींची गई सबसे लंबी रेखा विषुवत रेखा होती है, जिसकी लंबाई 40,075 किलोमीटर होती है। ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई है? तो ग्लोब पर 180 या 181 अक्षांश रेखाएं खींची गई है, चूँकि विषुवत रेखा को मिलाकर के 181 होती है, जबकि ऐसे 180 होती है। अक्षांश रेखाएं तापमान और जलवायु को दर्शाते हैं। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये तापमान और जलवायु को दर्शाते हैं। हम जानते हैं सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर डायरेक्ट पड़ती है, यानी कि विषुवत रेखा पर ही सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, और विषुवत रेखा से उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जैसे जैसे हम दूरी बनाते जाएंगे तापमान में कमी आती जाएगी। ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई है? तो ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। देशांतर रेखाएं समय और दूरी को दर्शाते हैं। ये जो देशांतर रेखा है ये समय और दूरी को दर्शाता है, यानी कि प्रधान समय रेखा के पूर्व साइड में या पश्चिम साइड में जाने पर समय में अंतर हो पाया जाता है। दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? तो दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, यानी कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बन जाती है। और यहाँ जो सबसे ज़्यादा दूरी है वह 111.3 किलोमीटर होता है। हमने इसको लिख दिया है। दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी कहाँ होती है? तो दो देशांतर रेखाएं जहाँ आपस में मिलती हैं वहीं सबसे न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि ध्रुवों पर दो देशांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी होती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। पूरे विश्व में एक समान समय और एक समान तिथि निर्धारण को लेकर के 1884 में वाशिंगटन में एक सम्मेलन बुलाई गई कि किसको प्रधान समय रेखा और किसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया जाए। हमने स्पष्ट लिख दिया है कि सन 1884 में वाशिंगटन में 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान समय रेखा माना गया। प्रधान समय रेखा को ही हम यमोत्तर भी कहते हैं, GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। हमने लिख दिया है 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि आइडियल ग्रीनविच इंटरनेशनल डेटलाइन कहा गया। नेक्स्ट है, दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतर कितना होता है? अंतर होता है 1 डिग्री का। 1 डिग्री यानी 4 मिनट। चूँकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, इसलिए 15 डिग्री बराबर 60 मिनट यानी कि 1 घंटा होता है। इसीलिए 360 डिग्री बराबर 1440 मिनट यानी कि 24 घंटा होता है। इस तरह से पृथ्वी को 24 टाइम जोनों में बांटा गया है। भारत का प्रधान समय रेखा है 82.5 डिग्री। हमारा देश भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में और प्रधान समय रेखा के पूर्वी गोलार्ध में कर्क रेखा पर स्थित है, यानी कि ग्रीनविच से हमारा देश भारत आगे है। 82.5 डिग्री का मतलब हो गया
82.5 डिग्री में 4 से गुना करेंगे, चूँकि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है इसलिए 82.5 में 4 से गुना करेंगे तो 330 मिनट हो जाएगा। 330 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 5.5 घंटा हो जाएगा। इस प्रकार भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि भारत जीएमटी से पूरब में स्थित। जब प्रधान रेखा पर 5 बज रहे हों तो भारत में क्या बजेगा? तो जाहिर सी बात है हमारा देश भारत इस ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, यानी कि हमारा देश भारत यहाँ पर विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में और प्रधान समय रेखा के पूर्वी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर स्थित है। यानी कि ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे होने के कारण ग्रीनविच पर चाहे जितना भी बचता होगा उसमें हम 5.5 घंटा जोड़ देंगे, समय निकल जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई देश 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में 30 डिग्री पर स्थित हो तो क्या समय होगा? यानी कि इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में 30 डिग्री पर यदि कोई देश स्थित होगा तो हम 30 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चूँकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है इसलिए हम 30 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 मिनट हो जाएगा, यानी कि 2 घंटा पीछे होगा। इस तरह से यदि ग्रीनविच पर 12 बजेगा तो 30 डिग्री पश्चिम में 10 बजेगा, 2 घंटा घटा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर अलग अलग तिथियां पाई जाती है, यानी कि हमने मैप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समझाने का प्रयास किया है। ये है साइबेरिया रूस वाला भाग और ये है अलास्का उत्तरी अमेरिका का भाग। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा चुकी सागर, बेरिंग जल संधि, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर से होकर के गुजरती है और इसको कई बार मोड़ा गया है। तो यह भी समझना ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को आइडियल यानी कि इंटरनेशनल डेडलाइन को क्यों मोड़ा गया है। हमने परफेक्ट मैप नहीं बनाया है, लेकिन यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को यदि हम गुजारते तो साइबेरिया का भाग 2 भाग में बांट देता, यानी कि एक ही जगह या एक ही देश या एक ही स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के जस्ट पूरब या पश्चिम 2 तारीख हो जाता। यानी कि जब साइबेरिया से ये गुजरता तो साइबेरिया में ही एक ही स्थान पर 2 तारीख हो जाता। इसी विषमता से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को कई बार मोड़ा गया है। यहाँ साइबेरिया अलास्का वाला क्षेत्र में मोड़ा गया है, यहाँ भी एक कोई द्वीप है याद नहीं आ रहा है, मोड़ा गया है, और नीचे में फिजी न्यूजीलैंड को एक तिथि रेखा में लाने के लिए मोड़ा गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट हमने लिख दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर अलग अलग तिथियां पाई जाती है, क्योंकि ग्रीनविच रेखा से 180 डिग्री पूरब जाने पर 12 घंटा का समय बढ़ता है। यानी कि ये जो जीएमटी है इस ग्रीनविच के पूरब में 180 डिग्री जाने पर 12 घंटा का समय बढ़ता है। हमने क्लियर कर दिया है ग्रीनविच से 180 डिग्री पूरब जाने पर, यानी कि 180 डिग्री 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 मिनट हो जाएगा, यानी कि 12 घंटा का समय आ जाएगा। यानी कि इस जीएमटी से ग्रीनविच से पूरब जाने पर 12 घंटा का समय बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर 12 घंटा का समय घट जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर इधर से 12 घंटा और इधर से 12 घंटा का डिफरेंस हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों मिला करके 24 घंटा यानी कि 1 दिन का डिफरेंस हो जाएगा, घट जाता है।